आज 5 दोस्त निकल पड़े आत्मा की तलाश में, जिसमें से एक का नाम रोहित, दूसरे का नाम मिहिर, तीसरे का नाम पुलकित, चौथे का नाम सुमित और 5वें का नाम ऋषि है। रोहित, जो कि भूत प्रेत आत्माओं में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, वो हर बार ऐसी जगह जाता है जहां उसका सामना भूतों से हो सके। इसीलिए वो हर ऐसी जगह चला जाता है जहां भूत प्रेत आत्माओं के होने की अफवाह होती है। मिहिर, जो कि शरीर से काफी हष्ट पुष्ट है, देखने में किसी पहलवान से कम नहीं लगता, लेकिन जब भी कहीं पर भी भूत प्रेत आत्माओं की बातें होती है तो सबसे ज्यादा डर मिहिर को ही लगता है। लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ हर भूतिया जगह पर जाना पसंद करता है। पुलकित, जो कि देखने में एक साधारण इंसान जैसा दिखता है, लेकिन इन सभी खुराफाती कारनामों का जन्मदाता हमेशा पुलकित ही होता है। उसी की वजह से रोहित, मिहिर और बाकी सभी दोस्त इस तरह की रहस्यमय स्थानों पर आत्माओं की खोज करने के लिए चले जाते हैं। कह सकते हैं कि भूत प्रेत और आत्माओं की दुनिया में दखलंदाजी करना पुलकित का इंटरेस्ट बन गया था। सुमित, जो कि एक काफी हंसमुख इंसान है, इनके ग्रुप में ये सभी को हंसाने और खुश रखने का काम करता है। कह सकते हैं कि इस तरह की ट्रिप पर यदि सुमित ना हो तो उस ट्रिप पर भले ही आत्मा ही क्यों ना मिल जाए, इन्हें मजा नहीं आएगा। और लास्ट और सबसे मेन कैरेक्टर है ऋषि का, और ये सबसे अलग भी है क्योंकि इसकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती और ये कभी कोई काम की बात नहीं करता। इसके सभी दोस्त इसे पनौती के नाम से बुलाते हैं और ये भी एक मुख्य पात्र है इस मनोरंजक कहानी का। तो चलिए अब कहानी को सुनते हैं। आज ये 5 लोग उन गुफाओं में जा रहे हैं जहाँ की ये मान्यता है कि उन गुफाओं से निकलते वक्त जगह जगह पर कुएं हैं और उनमें से रोज रात को 10 बजे के बाद रोने की आवाजें आती है। और जो कोई भी राहगीर उस रास्ते से गुजरता है, उस आवाज को सुनकर यदि वो उस कुएं में देख लेता है तो उसे उस कुएं में एक औरत और एक बच्चा गिरे हुए दिखाई देते हैं और वो आने जाने वाले उन राहगीरों से मदद मांगते हैं। जो कोई राहगीर उनकी मदद करता है, आज तक वो दोबारा उस गांव में कभी दिखाई नहीं दिया। क्या होता है उन राहगीरों के साथ, ये तो कोई नहीं जानता। इसी सच का पता लगाने ये 5 उस गांव में जा रहे हैं। रोहित, जो कि ड्राइव कर रहा है, तभी पुलकित कहता है, हम अभी उन गुफाओं से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे मिहिर काफी डर जाता है और कहता है, मुझे यहीं छोड़ दो ना, इससे आगे नहीं जा पाऊंगा। तभी सुमित कहता है, अगर तुझे इतना ही डर लगता है तो तू यहाँ आया ही क्यों? और वैसे भी मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जब आत्मा तुझे देखेगी ना तो सबसे पहले तुझे ही मार देगी। इस बात पर वो सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। इतने में रोहित गाड़ी के ब्रेक जोर से लगाता है और गाड़ी वहीं रुक जाती है। इस पर पुलकित कहता है, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? तभी रोहित कहता है, आगे देखो। आगे जो वो लोग देखते हैं उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि एक औरत सड़क के बीचों बीच बैठकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतनी रात को ये औरत बीच सड़क पर क्या कर रही है। तभी रोहित कहता है, मैं देखकर आता हूँ कि आखिर बात क्या है। तभी मिहिर उसे रोक लेता है। वो उसे कहता है, कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप गाड़ी में बैठा रहे। इतने में ऋषि कहता है, ये ठीक बोल रहा है, वहां खतरा हो सकता है, मत जा। तभी रोहित पुलकित से पूछता है, भाई तू बता क्या करे। पुलकित कहता है, यार गड़बड़ तो मुझे भी बहुत लग रही है, वहां जाना खतरनाक हो सकता है, पता नहीं वो औरत कौन है। पर रोहित उसकी बात सुनकर कहता है, देखो
मुझे तो जाकर पूछना है कि आखिर वो इतनी रात को बीचों बीच रोड पर बैठकर कर क्या रही है। मैं तो जरूर जाऊंगा। इस पर मिहिर गुस्सा होने लगता है। इससे पहले कि रोहित गाड़ी का दरवाजा खोलता, मिहिर उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, खबरदार जो तू नीचे उतरा। अब इस बार रोहित को भी गुस्सा आ जाता है। वो भी मिहिर से लड़ाई करने लगता है। तभी अचानक ऋषि कहता है, अगर कोई भी गाड़ी से नीचे उतरा तो मैं अपनी मुट्ठी खोल दूंगा, और एक बार अगर मैंने मुट्ठी खोल दी ना तो कोई नहीं बचेगा। ऋषि की इस तरह की बातें सुनकर सारे दोस्त हंसने लगते हैं और एक बार को अपना झगड़ा ही भूल जाते हैं। रोहित कहता है, क्या बकवास कर रहा है तू? मुट्ठी खोल दूंगा, और मुट्ठी खोल दी तो हम सब मर जाएंगे। तू पागल है क्या? तभी अचानक सुमित कहता है, अरे देखो वो औरत कहाँ गई? अभी तो यही थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? उस औरत के इस तरह से गायब होने के कारण रोहित और पुलकित को काफी हैरानी होती है। इसीलिए वो दोनों कार से बाहर आकर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो औरत गई कहाँ। दूर दूर तक वो औरत कहीं नजर ही नहीं आती। इस पर रोहित पुलकित से पूछता है, क्या करे, वो इतनी जल्दी कहाँ गायब हो सकती है? तभी पुलकित कहता है, छोड़ना, रहने दे, आगे देखते हैं। और वैसे भी हम लोग तो उन गुफाओं की रहस्य का पता लगाने आए हैं ना, जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आया। छोड़ना उस औरत को, हम चलते हैं हमारी मंजिल की ओर। तभी रोहित कहता है, ठीक है चलते हैं। और इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगते हैं। पुलकित यही कह रहा था, देखा ये ऋषि अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, पता नहीं क्या बकवास करता रहता है। तभी ऋषि कहता है, मैंने मना किया था ना कार से बाहर जाने के लिए, फिर भी तुम लोग कार से बाहर गए। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने अपनी मुट्ठी नहीं खोली, वरना तुम सब मारे जाते। इस बार ऋषि की ये बात सुनकर रोहित को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, क्या है तेरी मुट्ठी में? हाँ खोल तो जरा मैं भी देखूं। तभी ऋषि कहता है, देख हर बात को मजाक में मत लिया कर, ये मुट्ठी तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर मैं एक गाना भी गा दूं ना तभी तुम सब लोग मर जाओगे। तभी रोहित कहता है, तू पागल हो गया है क्या? एक गाना सुनने से हम लोग मर जाएंगे? वो कैसी बातें कर रहा है? तभी ऋषि कहता है, देख मुझे आजमा मत, मुझे आजमाना ना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। रोहित कहता है, चल तू क्या कर लेगा ना, आज तू बता ही दे। और तभी अचानक ऋषि एक अजीब सा गाना गाने लगता है। ऋषि को गाना गाते हुए अभी 2 मिनट ही हुए थे। तभी पुलकित कहता है, यार तू ये गाना गाना बंद कर, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, अजीब सी फीलिंग आ रही है, तू चुप हो जा। लेकिन फिर भी ऋषि चुप नहीं होता। इस पर पुलकित रोहित को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और कार से नीचे उतरकर बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद रोहित और उसके बाकी दोस्त उसे अंदर बुलाते हैं, लेकिन वो नहीं आता। फिर रोहित कार से नीचे उतरकर पुलकित के पास जाता है और उसे कहता है, क्या हुआ भाई, आखिर क्या बात हो गई? तभी पुलकित बोला, यार पता नहीं, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं नहीं जानता कि तुझे शब्दों में कैसे समझाऊं, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो अजीब जरूर है। तभी रोहित उसे कहता है, देख हो सकता है कि तुझे सफर की थकान हो गई हो, और फिर हम सब लोग हैं ना तेरे साथ, तो चिंता मत कर। और वो ऋषि तो तुझे पता ही है, पागल है, कुछ भी करता रहता है। चल आजा, कार में बैठते हैं और अपने एडवेंचर पर चलते हैं। तो कुछ भी मत सोच, बस सफर के मजे ले। उसके बाद पुलकित दोबारा कार में बैठ जाता है और कार चलने लगती है। कुछ दूर जाने पर एक बार फिर से रोहित गाड़ी रोक देता है। इस पर ऋषि चिल्लाकर कहता है, अब क्या हो गया, अब क्यों रोक दी गाड़ी? फिर से कोई औरत मिल गई क्या? इस पर रोहित कुछ नहीं कहता, बस डरा सहमा सा अपने हाथों से कार के सामने इशारा करता है। जैसे ही बाकी सारे दोस्त कार के सामने देखते हैं, सारे के सारे हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि ये वही औरत थी जो उन्हें थोड़ी देर पहले सड़क के बीचों बीच मिली थी। सब लोग यही सोचने लगते हैं कि आखिर ये
इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? और इस बार तो ये रोड पर लेटी हुई है और कोई बच्चा भी नहीं है उसके पास। तभी ऋषि कहता है, यार पुलकित, ये सब क्या चक्कर है? मुझे सच में अब बहुत डर लग रहा है, कुछ करना। इतने में मिहिर कहता है, अब तो मुझे भी लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रोहित कहता है, ऐसा करते हैं, यहाँ से वापस चलते हैं। क्यों अपनी जान को खतरे में डालना? कहीं इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हम सबकी जान खतरे में ना पड़ जाए। भलाई तो इसी में है कि हम सब लोग वापस चले जाएं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तभी पुलकित कहता है, देखो, वापस जाना है या आगे जाना है ये बात बाद में सोचेंगे, पहले इस औरत का चक्कर क्या है ये पता करते हैं। उसके बाद ऋषि और मिहिर को छोड़कर बाकी तीनों दोस्त गाड़ी से बाहर आते हैं और उस औरत के पास जाते हैं जो सड़क के बीचों बीच लेटी हुई थी। तभी रोहित कहता है, हे लेडी, हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर एट मिडनाइट? इस बात पर सुमित हंसने लग जाता है और कहता है, भाई हिंदी में बोल ले, क्या पता उसे इंग्लिश आती ही ना हो, हिंदी में बात करना। तभी पुलकित हंसते हुए कहता है, रोहित तू रहने दे, मैं देखता हूँ। फिर पुलकित कहता है, हेलो, आप कौन हो और इतनी रात को क्या कर रही हो यहाँ? तभी अचानक वो औरत उठकर बैठ जाती है और क्योंकि उसका चेहरा बालों से ढका होता है इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। तभी वो औरत कहती है, मत जाओ, मत जाओ, आगे उस गांव में मत जाओ, क्योंकि वहां जाने वाला आज तक कभी वापस नहीं लौटा। मैं भी गई थी और आज देखो, आत्मा बनकर इधर उधर भटक रही हूँ और इस राह से जाने वाले हर किसी को रोकती हूँ। इसके बाद उनका जाना या ना जाना उनके ऊपर निर्भर करता है। तुम लोग भी सोच लो, आगे जाकर मरना है या यहीं से वापस चले जाना है, क्योंकि उन गुफाओं में जाने वाला इंसान वहीं का होकर रह जाता है। आज तक उन कुओं से आने वाली आवाज के बारे में किसी को पता नहीं चला। मैं खुद एक आत्मा हूँ और मैं भी इसी तलाश में हूँ कि आखिरकार उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं ऐसी हूँ। क्या तुम लोग भी मेरे जैसा बनना चाहते हो? नहीं ना? तो लौट जाओ, वापस लौट जाओ, वरना मारे जाओगे सबके सब। इतने में मिहिर और ऋषि वहां पहुंचकर उनकी बातें सुन लेते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, हम तो पहले ही कह रहे थे, देखा, ये तो कोई जिंदा इंसान भी नहीं है, ये तो आत्मा है। इस पर रोहित कहता है, चुप कर यार, तू भी क्या इस औरत की बात मान रहा है? आत्मा कभी ऐसे बात करती है क्या? हो सकता है ना कि ये झूठ बोल रही हो और हमें वहां जाने से रोक रही हो और इसीलिए जानबूझकर हमारे साथ ऐसी बातें कर रही है ताकि हम लोग डर जाए और वहां जाने का अपना प्लान कैंसिल कर दे। तभी रोहित आगे कहता है, तुम लोग रुको, मैं ही इस औरत से बात करता हूँ। ये होती कौन है हमें डराने वाली, झूठ बोलने वाली? इस पर मिहिर कहता है, अरे क्या बात करेगा तू, तेरी वजह से हम लोग भी मारे जाएंगे। देख भाई, अभी भी बोल रहा हूँ, चुपचाप वापस चल ना। तभी रोहित कहता है, नहीं जाऊंगा, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, क्या कर लोगे तुम लोग? हाँ। और इसी बात पर दोबारा मिहिर और रोहित का झगड़ा हो जाता है और वो आपस में लड़ने लगते हैं। बाकी के दोस्त मिलकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं और काफी मेहनत के बाद दोनों के झगड़े को खत्म करते हैं। लेकिन जैसे ही वो सामने देखते हैं तो एक बार फिर से वो औरत वहां से गायब हो जाती है। इस बार वो पांचों दोस्त बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो पांचों यही सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना चाहिए, क्या हमें ये प्लान कैंसिल कर देना चाहिए या हमें आगे जाना चाहिए। लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। उसके बाद वो सोचते हैं, चलो गाड़ी में बैठते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग कार में बैठने ही लगते हैं कि सभी हक्के बक्के रह जाते हैं
और डर के मारे कांपने लगते हैं, क्योंकि उनकी कार में बहुत सारे नींबू पड़े होते हैं जिन पर एक लाल रंग का धागा बंधा होता है। ये देखकर वो पांचों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद वो जल्दी से जल्दी उन नींबुओं को अपनी गाड़ी से बाहर फेंकते हैं और सारे कार के अंदर बैठ जाते हैं। उन पांचों को ये समझते अब देर नहीं लगी थी कि कुछ बहुत ही खतरनाक और भयानक उनके पीछे पड़ चुका था। वो पांचों ये डिसाइड करते हैं कि अब वो यहाँ से आगे नहीं जाएंगे और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद वो लोग वहां से निकलने लगते हैं। रोहित फुल स्पीड में कार चलाता रहता है। रास्ते में कई बार उन्हें वही औरत सड़क के किनारे खड़ी दिखाई देती है, लेकिन फिर भी रोहित कार को नहीं रोकता। पूरे रास्ते उन पांचों में बहुत ज्यादा डर और खौफ का माहौल बना हुआ था। पांचों एक दूसरे से बात तक नहीं कर पा रहे थे, बस डरे सहमे से अपनी जगह पर बैठे हुए थे और रोहित बस गाड़ी चलाए जा रहा था। और आखिरकार वो उस रास्ते से बाहर निकल आए और शहर वापस पहुंच गए। जैसे ही वो शहर पहुंचे कि अचानक मिहिर को खून की उल्टियां होने लगी। ये देखकर बाकी के चारों दोस्त बहुत ज्यादा घबरा गए। वो जल्द से जल्द मिहिर को अस्पताल लेकर गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही मिहिर ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वो पांचों एक ऐसे अनजान रहस्य का पता लगाने गए थे जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया था, और वो पांचों भी उस रहस्य को नहीं जान पाए, और यहाँ तक कि उनके एक दोस्त को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी। उसके बाद से वो चारों हमेशा के लिए गुमसुम रहने लगे। मिहिर की मौत के सदमे से वो चारों कभी बाहर नहीं आ पाए। उनकी एक रोमांचक ट्रिप ने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए मातम में बदल दिया था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। कुछ दोस्त बैठे बातें कर रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि हमें एक साथ माधव के काम जाना चाहिए, क्योंकि माधव से मिले हमें बहुत साल हो गए हैं। वो अपनी खेती की वजह से गांव में चला गया था, उसके बाद उससे मिलना ही नहीं हुआ, इसीलिए सबने ये योजना बनाई थी और अगले ही दिन वो सभी साथ में चलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन एक दोस्त ने कहा कि ये सफर तो कम से कम 150 किलोमीटर का है। हम ऐसा करते हैं कि रात में सफर करते हैं, दिन में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा, हमें परेशानी हो सकती है। सभी को उसकी बात ठीक लग रही थी, मगर एक दोस्त था अनिकेत, जिसे ये सब पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो रात को कहीं भी नहीं जाता था। उसे लगता था कि रात का सफर अच्छा नहीं होता। उसके दोस्तों को लगा कि शायद वो अंधेरे से डरता था। सभी को सब कुछ ठीक लग रहा था और इसीलिए अनिकेत की बात पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सब ये बात जानते थे कि वो डर जाता है और इसीलिए मना कर रहा है। सभी ने कहा, देख, अगर तुझे माधव से मिलना है तो हम रात को ही चलेंगे, वरना तू मत चल। सबकी ये बात सुनकर बेचारा अनिकेत मान गया। अगली रात को उन्हें अपनी कार से उस गांव में जाना था, जिससे कि वो सुबह पहुंच जाए। सभी लोगों को उनके घर से ले लिया गया। उसके बाद कार से ही वो लोग गांव में जाने लगे थे। ये सफर 150 किलोमीटर का था। वो सभी लोग कार को धीरे ही चला रहे थे। तभी सामने से अचानक ही बहुत तेजी से कार आई और उससे बचने के लिए उन्होंने अपनी कार को दूसरी दिशा में मोड़ दिया, जिससे उनकी कार जाकर एक पेड़ से टकरा गई। सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज तो उनका बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सभी लोग कार से नीचे उतरे और उन्होंने देखा कि आखिर वो कार गई कहाँ, लेकिन वो कार वहाँ पर नहीं थी। तभी उनमें से एक दोस्त बोला, पता नहीं कौन था इतनी तेजी से कार चला रहा था, उसकी वजह से हमारी कार पेड़ से टकरा गई। पता नहीं कौन पागल है जो इतनी तेजी से कार चला रहा है। मैं क्या कहता हूँ, ये जंगल का रास्ता ठीक है, अगर हम यहाँ से जाएंगे ना तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं होगा,
सभी को उसकी बात सही लगी और सभी ने उसी रास्ते से जाने का निश्चय कर लिया। मगर एक ऐसा दोस्त था जो मना कर रहा था और वो अनिकेत ही था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जंगल से जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन फिर से किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सभी को यही लगता रहा कि इसे तो हमेशा डर ही लगता रहता है और उसकी बात को नजरअंदाज करके सभी ने जंगल से जाने का ही निश्चय कर लिया। कार को जंगल की ओर से ले जाया जा रहा था। जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा था, मगर रास्ता ठीक लग रहा था। तभी अचानक उन्हें सामने एक पेड़ गिरा हुआ नजर आया। ये पेड़ कैसे गिरा होगा पता नहीं, लेकिन अब इसे रास्ते से तो हटाना पड़ेगा ना। इसे हटाए बिना तो हम आगे भी नहीं जा सकते। यही सोचकर वो लोग अपनी कार से नीचे उतरते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उन्हें कार से नीचे उतरकर रास्ते से उस पेड़ को हटाना जरूरी था। सभी दोस्त नीचे उतरे और पेड़ को रास्ते से हटाया गया, जिससे आगे जाने के लिए रास्ता मिल सके। सभी कार में बैठ गए और उस रास्ते से आगे जाने लगे। अभी कार को चले आधा घंटा ही हुआ था कि तभी सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ आ रहा था। सभी की नजर उस आदमी पर गई और अचानक से उन्होंने अपनी कार को रोक दी। उसके बाद वो आदमी उनके पास आया और कहने लगा, आगे जाना ठीक नहीं है, आप यहीं से वापस चले जाइए, आगे का रास्ता ठीक नहीं है। उस आदमी को देखकर सभी ने पूछा, लेकिन आप इतनी रात को इस सुनसान जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? तभी वो आदमी कहने लगा, मैं भी इसी रास्ते से जा रहा था, मेरी कार आगे खराब हो गई है और मुझे कोई भी मदद नहीं मिल रही, इसीलिए मैं मदद मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तभी सभी ने कहा, एक काम कीजिए, आप हमारे साथ ही बैठ जाइए। वो आदमी उनकी कार में बैठ गया और कार आगे चलने लगी। सभी बातें करते हुए आगे जा ही रहे थे कि तभी अचानक बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया। इतना अंधेरा कि ना कार में कोई एक दूसरे को देख पा रहा था और ना ही कार के सामने रास्ते में कुछ देख पा रहे थे। ये क्यों हुआ था ये तो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। अंधेरा इतना ज्यादा था, इसीलिए उन्होंने कार रोक दी। सभी नीचे उतरे। तभी उन्होंने देखा कि वो आदमी तो उन्हें कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। सभी ने अपने चारों ओर देखा, मगर वो आदमी उन्हें कहीं नजर नहीं आया। अब थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी। वो आदमी पता नहीं कहाँ चला गया, उसे तो हमारी मदद चाहिए थी ना, फिर वो अचानक गायब कैसे हो गया? यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? तभी अनिकेत ने कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमें यहाँ से चलना चाहिए। देखो, मैंने तो तुम लोगों को पहले ही कहा था, जंगल से जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके बाद भी तुम लोग यहाँ चले आए हो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ऐसा करते हैं, अब चलते हैं यहाँ से, मेरी बात मानो और वापस चलो। लेकिन तभी सारे दोस्तों ने सोचा, एक काम करते हैं, अब हमें रास्ते में अगर कोई भी मिला तो हम कार को रोकेंगे ही नहीं और बस फुल स्पीड में कार को चलाते रहेंगे। उसके बाद वो सभी लोग दोबारा कार में बैठ गए और चलने लगे। उन्होंने कुछ दूरी तय की ही थी कि तभी उन्हें कोई लिफ्ट मांगता हुआ नजर आया। वो कार को रोकना तो नहीं चाहते थे, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक ब्रेक लग गई। उन्होंने उस आदमी से पूछा, कहाँ जाना है तुम्हें? तभी वो आदमी कहने लगा, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे आप आगे तक छोड़ देंगे? फिर उन दोस्तों ने सोचा, क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, पीछे बैठ जाओ। मगर कुछ देर तक भी वो पीछे पहुंचा ही नहीं। उसके बाद उन दोस्तों को लगा कि आखिर वो अभी तक बैठा क्यों नहीं और वो कहीं नजर भी नहीं आ रहा था। फिर कुछ दोस्त बाहर निकलकर देखने लगे तो वो आदमी कहीं था ही नहीं। अब वो सारे दोस्त बहुत ज्यादा घबरा गए थे कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। अब उन्हें ये समझ आ गया था कि यहाँ रुकना उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अब उन्होंने ये सोच लिया था कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम कार को रोकेंगे ही नहीं। उसके बाद वो बहुत तेजी से अपनी कार को चलाने लगे और आखिरकार वो उस गांव में पहुंच ही गए जहां माधव रहता था। वो जैसे तैसे करके माधव के घर पहुंचे, लेकिन माधव के घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि अनिकेत बहुत अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। वो बहुत ही भयानक आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा था। उसे देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा डर गए। तभी माधव ने कहा, तुम सब ने ये सही नहीं किया, तुम्हें इतनी रात को उस जंगल वाले रास्ते से नहीं आना चाहिए था। उसके बाद माधव अनिकेत को एक बाबा के पास ले गया। काफी प्रयासों के बाद आखिरकार अनिकेत को ठीक कर लिया गया
कई दिनों तक अनिकेत की तबीयत काफी खराब रही, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल हो गया। और तभी उन सारे दोस्तों ने कसम खा ली कि रात के समय वो कभी ऐसे जंगली इलाके में सफर नहीं करेंगे। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं 8 घंटों से कार चला रहा था और अब बहुत थक चुका था। रात होने के पहले मुझे इस भूतिया जंगल को पार कर लेना था, लेकिन जंगल का रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे जंगल के पार की फैक्ट्री में इंस्पेक्शन के लिए जाना था। ये प्रोजेक्ट अभी 5 दिन पहले ही मुझे मिला था। मेरा नाम अक्षत है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अभी 3 साल ही हुए हैं जॉब पर मुझे। कंपनी ब्रेकडाउन्स में डील करती है और इधर 3 महीने से मैं भी इस योग्य समझ लिया गया हूँ कि मैं खुद से अपने प्रोजेक्ट की डील कर सकूं। इसीलिए मैं काफी उत्साह में था। मुझे 9 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था, जहां पर सर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मशीन की कमी को समझकर 11 बजे तक हमें वापस भी लौटना था। मेरी नजर सामने गई तो एक लड़की हाथ हिला रही थी। उसकी सफेद साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था। मैंने कार रोकी। सॉरी, आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं क्या? मैडम, इस जंगल में आप अचानक कहां से आ गई? डराने के लिए माफी चाहती हूँ। असल में मेरी कार काफी दूर खराब हो गई है और मैं रास्ता भूलकर जंगल के अंदर मुड़ गई थी। बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला है। बस आप मुझे जंगल पार की फैक्ट्री के पास छोड़ दीजिए, उसी के पास मुझे जाना है। मैंने कार का दरवाजा खोल दिया। वो लड़की आकर कार के अंदर बैठ गई। मैं ड्राइव करने लगा। कुछ देर हम चुपचाप बैठे रहे। फिर मैंने उसे उसका नाम पूछा। उसने बताया कि उसका नाम मेघा है और वो शहर में पढ़ती है। कॉलेज की छुट्टियां हैं तो वो घर जा रही है। बातें करते करते फैक्ट्री का गेट दिखाई देने लगा। तभी मेघा ने कहा कि मैं उसे यहीं उतार दूं, आगे वो खुद चली जाएगी। मैंने उसे कहा, आपको जहां जाना है मैं वहां तक छोड़ देता हूँ। पहले उसने मुझे मना किया, लेकिन फिर मुझे बाईं तरफ कार मोड़ने के लिए कहा। हम थोड़ी देर तक चलते रहे। फिर सामने एक घर दिखाई दिया। मेघा ने मुझे घर के अंदर आने के लिए कहा। मुझे कमरे में बिठाकर वो पानी लेने के लिए चली गई। तभी मैंने पूछा, घर के बाकी लोग कहाँ हैं? तभी मेघा ने कहा, वो सब सो गए हैं। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। तभी मैं उठ खड़ा हुआ और मैंने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ। मैं बाहर आकर अपनी कार में बैठा और फैक्ट्री के लिए आगे बढ़ गया। फैक्ट्री में सभी लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने तुरंत इंस्पेक्शन शुरू कर दिया। काफी देर हो गई थी। आखिरकार 12 बज गए। सर ने मुझसे पूछा, कहाँ रह गए थे तुम? मैंने उन्हें मेघा के बारे में सब कुछ बता दिया। फैक्ट्री के 2 मजदूर भी वहां खड़े थे। सभी के चेहरे अजीब आतंक से भर गए थे। थोड़ी देर तो किसी के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। फिर सर ने मुझसे कहा, एक काम करते हैं, आज हम सब यहीं रुक जाते हैं। मैंने कहा भी कि रात पर ड्राइव करके हम निकल लेते हैं ना, लेकिन सब बिल्कुल अड़ गए। रात को मुझे पता चला कि जिस लड़की को मैंने रात में जंगल में लिफ्ट दी थी, वो तो 2 साल पहले ही मर चुकी थी। इसी जंगल में उसकी कार खराब हो गई थी और वो रास्ता भटक गई और कुछ दिनों बाद इसी जंगल में उसकी मौत हो गई। ये सारी बात सुनकर मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन मैं उसके घर भी गया था। रात भर हम में से कोई भी नहीं सोया। सुबह हम बाहर निकले तो मैंने उसी रास्ते पर गाड़ी रोकी ताकि मैं उन सब लोगों को उस लड़की का घर दिखा सकूं। लेकिन सामने सिर्फ एक कब्रिस्तान था जिसका सन्नाटा मुझे ही घूर रहा था। अक्षत, तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे हैं जो तुम बच गए। यहाँ हर साल इसी रात को किसी न किसी की लाश जरूर मिलती है। ये सब सुनकर मेरा दिमाग घूम रहा था और मैं वही सीट पर बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। 1 हफ्ते के बाद जब मैं घर लौटा तो मैंने कसम खा ली कि अब जंगल से तो मैं कोसों दूर रहूंगा। उस दिन तो मेरी जान बच गई, लेकिन दोबारा मैं ऐसा कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए सुनते हैं
अगली भूतिया कहानी। एक समय की बात है, एक गांव था जहां पहुंचने के दो रास्ते थे। एक तो जंगल से होकर गुजरना, जो कि एक छोटा रास्ता था, और दूसरा गांवों और स्कूलों से होते हुए बहुत लंबी यात्रा थी। वहां मिस्टर माणिक नाम का एक आदमी रहता था, जो एक स्कूल में शिक्षक था। स्कूल गांव से बाहर था और माणिक हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनता था, भले ही रास्ता लंबा हो। एक दिन स्कूल में देर तक काम करने के बाद उसे घर पहुंचने में बहुत देर हो गई और उसने जंगल का रास्ता अपनाने के बारे में सोचा, जिससे उसे जल्दी घर पहुंचने में मदद मिलेगी। उसने अपने एक दोस्त से उस जंगल के रास्ते से चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसे भी जंगल के रास्ते से बहुत डर लगता था और उसने कई लोगों से सुना था कि ये रास्ता सुरक्षित नहीं है और आज तक कोई भी सुरक्षित और जीवित बाहर नहीं आ सका उस जंगल से। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी और अंधेरा भी घना था। माणिक ने जल्दी घर पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते अकेले ही अपनी यात्रा शुरू करने का फैसला कर लिया। उसके हाथ में टॉर्च थी और वो जंगल की ओर आगे जाने लगा। वो जंगल से होकर चलने लगा। 1 मील दूर चलने के बाद माणिक ने देखा कि एक छोटा बच्चा जंगल में रो रहा था। उसने सोचा कि वो बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया होगा और वापस लौटने का रास्ता भूल गया होगा। उसने बच्चे की मदद करने का फैसला किया और उसके पास आकर उससे पूछा, क्या हुआ और तुम कहाँ रहते हो? तभी वो बच्चा माणिक की तरफ मुड़ा और बोला, यही मेरा घर है और मैं यहीं रहता हूँ। माणिक को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसका दिल दहल उठा, क्योंकि जो उसने अपनी आंखों से देखा उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस बच्चे का कोई चेहरा ही नहीं था, ना ही आंखें, ना कान, ना मुंह, ना ही नाक, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। माणिक उस बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा डर गया और वो बेहोश होकर वहीं नीचे गिर पड़ा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने अपनी आंखों से क्या देखा। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वो तेजी से खड़ा होकर जितना जल्दी हो सके वहां से भागने लगा। रास्ते में उसे हाथ में लालटेन लिए एक आदमी मिला और उसने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम भाग क्यों रहे हो और इतने डरे हुए भी लग रहे हो? तभी माणिक ने उससे कहा, पर आप कौन हैं और आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? तब उस आदमी ने कहा, मेरा ट्री हाउस यही पास में है। उसके बाद माणिक ने उसे पूरी कहानी सुना दी, जो कुछ भी उसने अभी अपनी आंखों से देखा था। वो आदमी माणिक से कहने लगा, अब घबराइए मत, एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे ट्री हाउस में चलिए, हो सकता है आपको कोई वहम हुआ हो। माणिक उसके साथ चला गया। ट्री हाउस में पहुंचने के बाद उस आदमी ने माणिक से पूछा, क्या आप चाय या कॉफी पसंद करेंगे? माणिक अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसने ना में अपना सिर हिला दिया। उसके बाद वो आदमी अंदर चला गया। माणिक को अब भी बहुत डर लग रहा था। वो उस आदमी के पीछे पीछे गया और एक कमरे के बाहर से ही उसने उस आदमी को चुपके से देखने की कोशिश की, और जो कुछ भी माणिक ने उस वक्त अपनी आंखों से देखा, उसे देखकर उसका दिल दहल उठा, क्योंकि वही बिना मुंह वाला बच्चा उस कमरे में बैठा था और वो आदमी उस बच्चे से कह रहा था, मैं ले आया हूं उसे यहाँ। और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा खंजर था, जिसका एक वार ही काफी था किसी की मुंडी काटने के लिए। अपनी आंखों से ये सब देखने के बाद माणिक खुद को संभाल नहीं पा रहा था। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को मौत के मुंह से बचाने की पूरी कोशिश की। वो अपनी पूरी जान लगा के वहां से तेजी से भागा और बस भागता ही रहा। भागते हुए भी उस भयानक बच्चे का खौफ उसके दिमाग में घूम रहा था। वो बच्चा, वो खंजर, वो आदमी, अब उसका दिमाग घूम रहा था। पर फिर भी माणिक रुका नहीं और अपनी पूरी जान लगा के बस वहां से भागता रहा और आखिरकार उसने वो जंगल पार कर ही लिया।
आज उस हादसे को बीते हुए कई साल हो गए, लेकिन माणिक ने दोबारा कभी उस जंगल की तरफ नहीं देखा और ना ही उस हादसे को वो भूल पाया है। उस दिन अगर वो उस आदमी के पीछे पीछे नहीं जाता और उस आदमी के हाथ में वो चाकू और उस बच्चे को वहां बैठा हुआ नहीं देखता, तो आज वो जिंदा नहीं होता। वो आज भी यही सोचता है कि आखिर इतने खौफनाक मंजर को देखने के बाद मुझ में इतनी शक्ति आई कैसे कि मैं बिना रुके बस भागता रहा और जंगल के बाहर आकर ही रुका। माणिक के साथ घटी इस घटना को वो अपनी जिंदगी में कभी याद भी नहीं करना चाहता। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और भी डरावनी, भूतिया और रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।